फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल एन चित्रवाल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फ्लो ध्यान की स्थापना। फ्लो ध्यान की स्थापना से पहले अपन ने पढ़ा था हार्मोन, जो अच्छी तरह से समझा था। देखो वहां से क्वेश्चंस बायोलॉजी में भी होता है और एग्रीकल्चर में भी होता है, तो दोनों जगह आपको फायदा पहुंचेगा। तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ोगे। अब बात करते हैं अपना जो भी आज का टॉपिक है फ्लो ध्यान की स्थापना, यानी अपने को क्या करना है, उद्यान लगाना है। और उस उद्यान को लगाते समय अपने को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो उसके अंतर्गत आता है फ्लो ध्यान की स्थापना। देखो फ्लो ध्यान की स्थापना के समय सबसे पहली जो कंडीशन आती है अपनी, वो आती है स्थल के चुनाव की। यानी सबसे पहली जो चीज आप याद रखोगे वो याद रखना है आपको स्थल का चुनाव। यानी आपको चुनाव किसका करना है, स्थल का चुनाव करना है। अर्थात यानी ऐसा तो है नहीं कि अपने पास में क्या है, कहीं भी अपन पौधे लगा दे, कहीं भी अपना उद्यान लगा दे। अपने को एक फिक्स जगह, एक अच्छी सी जगह अपने को क्या करना है, फ्लो ध्यान की स्थापना करनी है। तो अपने को सबसे पहले किसका ध्यान रखना है, स्थल का चुनाव, स्थल का चुनाव करना है। स्थल के चुनाव के समय भी अपने को क्या करना होता है, कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। हालांकि वो अपने आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर बताता हूँ। स्थल का चुनाव करते समय अपन वहां की जलवायु है, वहां की मृदा है, सिंचाई के साधन है, उनका अपन क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जो अपन ने देखा वो क्या आया, स्थल का चुनाव। फिर बात करते हैं नंबर 2 पे। अपने को क्या करना है, स्थल का चुनाव करने के बाद में फलों का चुनाव करना है। यानी जो फल वृक्ष हैं वो कौन से फल वृक्ष अपने को लगाने हैं। तो नंबर 2 पे अपना पॉइंट आ जाता है फलों का चुनाव। यानी फलों के चुनाव के अंतर्गत देखो अपन ने जलवायु के आधार पर फल वृक्ष पढ़े थे। मैंने आपको बताया था उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। उष्ण के अंतर्गत अपन ने देखा था आम, पपीता और केला, और उपोष्ण के अंतर्गत मैंने कहा था कि राजस्थान की जो जलवायु है उसमें जितने सारे उगते हैं वो अपने उपोष्ण जलवायु रहते हैं। जैसे नींबू वर्ग के फल है, आंवला है, अनार है, ठीक है, वो किस जलवायु के होते हैं, उपोष्ण जलवायु के होते हैं। बात करते हैं यानी फलों का चुनाव अपने को वहां की जलवायु है, वहां की मृदा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर बात करते हैं उद्यान विन्यास। पॉइंट नंबर 3 पे अपने को ध्यान रखना है, उद्यान विन्यास से अपने उद्यान विन्यास करना है। देखो उद्यान विन्यास का मतलब होता है लेआउट। उद्यान विन्यास का मतलब क्या होता है, लेआउट होता है। लेआउट क्या होता है, यानी लेआउट में अपने को क्या ध्यान रखना होता है, जैसे अपना कोई भी स्थान है, उस स्थान विशेष पे अपने को क्या करना होता है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से पौधे लगाने होते हैं। जैसे अपने जो भी जगह थी उसमें पहले मुख्य रास्ता दिया, उसके बाद में उसमें सहायक पंक्तियां दे दी अपन ने। फिर उसके बाद में अपने को क्या करना, वहां पर यानी भवन का निर्माण भी करना है, ऑफिस का निर्माण भी करना है, आपको उर्वरक के गड्ढे यानी सॉरी खाद के गड्ढे भी तैयार करने, कंपोस्ट बनाने के लिए। तो वो क्या होता है, यानी लेआउट होता है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका तीसरा पॉइंट, उद्यान विन्यास। और उसके बाद में अपने को उद्यान विन्यास करने के बाद में आपको क्या करना होता है, पौधारोपण करना होता है। क्या करना होता है, पौधारोपण करना होता है। तो ये 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है, यानी फलोद्यान की स्थापना के समय। नंबर 1 पे अपन ने देखा स्थानीय स्थल का चुनाव, नंबर 2 पे अपन ने देखा फलों का चुनाव, नंबर 3 पे उद्यान विन्यास, और नंबर 4 पे अपन ने क्या देखा, पौधारोपण, ठीक है। अब बात आती है अपने को स्थल का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं स्थल का चुनाव करते समय मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा यानी क्राइटेरिया बता दिया है। यानी सबसे पहले स्थल का चुनाव करते समय वहां के आपको जलवायु का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी किस प्रकार की जलवायु है और किस प्रकार की जलवायु के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना, वहां पे फलों का चुनाव करना था। तो आपको यानी वहां की जलवायु देखनी है कि उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है। यदि उष्ण जलवायु है तो आम, पपीता, केला आदि फल वृक्ष लगाओगे। यदि उपोष्ण जलवायु है तो नींबू वर्ग के फल, आंवला है, यानी आपके अनार है, ये पौधे लगाओगे। और शीतोष्ण जलवायु है तो वहां पर आप कौन से पौधे लगाओगे, यानी जैसे सेब, नाशपाती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, वहां की जलवायु को ध्यान में रखा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अपने को ध्यान रखना होता है वहां की मृदा। क्या ध्यान रखना होता है, वहां की मृदा अपने को ध्यान रखनी होती है। देखो लगभग जितने भी आपके फल वृक्ष हैं उनके लिए आप ये कहोगे कि या तो आपकी मृदा कैसी होनी चाहिए, दोमट, या आप कहोगे बलुई दोमट। क्या कह दोगे, बलुई दोमट या बलुई दोमट मृदा आपकी होनी चाहिए। यानी आप नॉर्मल दोमट भी कह सकते हो और बलुई दोमट मृदा भी आप आपके लिए बता सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि
कि कच्छारी शब्द किन के लिए आता है, तो कच्छारी शब्द में बता सकते हो, ठीक है। तो दोमट या बलू दोमट मृदा आपकी वहां की होनी चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि लगभग जो आपके फल वृक्ष है, सभी फल वृक्ष वो उनके लिए सबसे अच्छी जो मृदा होती है वो कौन सी होती है, दोमट मृदा होती है। फिर यहीं पर बात करता हूं मैं, मृदा की जो गहराई होती है वो गहराई कितनी होनी चाहिए, लगभग 2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर गहराई होनी चाहिए। अब इस गहराई का जो मतलब होता है वो क्या होता है, गहराई का मतलब होता है कि 2 मीटर गहराई तक कोई भी पथरीली यानी परत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है क्योंकि जो जड़ें होती है बड़े फल वृक्षों की लगभग 2 मीटर गहराई तक जाती है और जो छोटे फल वृक्ष होते हैं उनकी लगभग कितने मीटर तक जाती है, 1 मीटर तक जाती है, ठीक है। तो मृदा की गहराई भी अपने को ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं, यानी आपको नंबर 3 के ऊपर धरातल का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, धरातल का ध्यान रखना है। यानी वहां का आपको धरातल भी देखना है कि धरातल क्या है, ढालू है, समतल है, कैसा है। देखो लगभग जो अपने उद्यान लगाते हैं उसमें अपना जो खेत है वो थोड़ा सा ढालू होना चाहिए। थोड़ा ढालू होगा उससे क्या होगा, जो अतिरिक्त जल है वो अतिरिक्त जल क्या हो जाएगा, खेत से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि खेत का जो धरातल है वो कितना ढालू होना चाहिए, तो आपको बताना है 1.5% से कम होना चाहिए। यानी जो धरातल है वो ढालू कितना होना चाहिए, 1.5% से कम ढालू होना चाहिए। ये चीज आपको पूछी जा सकती है। यानी क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ पर कि फलोद्यान के लिए धरातल की ढाल होनी चाहिए, फलोद्यान के लिए धरातल की ढाल होनी चाहिए लेस देन 1.5%, ग्रेटर देन 1.5%। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है लेस देन 1.5%। हालांकि एक चीज और याद रखना, 1 से 2 भी आ सकता है। कितना आ सकता है, 1 से 2 भी आ सकता है, लेकिन 1.5 तो आपको ध्यान रखना है, उससे लेस ध्यान रखना है। फिर आता है नंबर 4 पे, आपको क्या करना है, वहां की सिंचाई व्यवस्था ध्यान रखनी है। क्या करना है, वहां की सिंचाई व्यवस्था भी ध्यान रखनी है आपको। देखो सिंचाई व्यवस्था का मतलब है, आपको पहली चीज तो आपके सिंचाई का जो साधन है वो वहां पर आपको क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंचाई का साधन अवेलेबल नहीं है और उस कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, यदि वहां पर फलोद्यान की स्थापना कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वर्षा ऋतु को छोड़कर आपके उद्यान को वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंचाई व्यवस्था करनी है। उसके बाद में आप विधि भी वहां पर अपना सकते हो, जैसे ड्रिप विधि है या फव्वारा विधि है या आपके जो कुंड विधि है जिसमें अपन यानी लेते हैं थाला या वलय विधि, आपके थाला या वलय विधि का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां की सिंचाई व्यवस्था देखनी है। उसके बाद आता है आवागमन की सुविधा, यानी नंबर 5वां पॉइंट आपका कौन सा आता है, आवागमन की सुविधा। देखो आवागमन की सुविधा का मतलब यानी आपका यदि आपने उद्यान कहाँ लगाया है, कोई उद्यान में से लगाया है, अर्थात यानी जो आपका मेन रास्ता है उस मेन रास्ते से बहुत दूर लगाया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि वहां पर आपके प्रत्येक साधन जा सके। तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को जब भी स्थल का चुनाव करना होता है वहां आवागमन की व्यवस्था भी अपने को देखनी होती है। क्यों, क्योंकि अपने को क्या करना है, यानी फल वृक्षों के लिए पहले चीज तो फल यानी पौधे लाने हैं, उसके बाद में उसके खाद उर्वरक लाने हैं, कोई भी आपका वहां साधन लाना है। और उसके अलावा यदि आपके नेक्स्ट बात करें कि अपने क्या हो गया, फलन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में आपको फल बेचने हैं, तो उनके लिए अपने को क्या होता है, निरंतर आवागमन की सुविधा आवश्यक होती है। तो आपके स्थल का चुनाव करते समय आपको क्या करना है, आवागमन की सुविधा का भी ध्यान में उसको भी ध्यान में रखना है। फिर बात आती है बाजार व्यवस्था, यानी उसका 6वां पॉइंट देखते हैं अपन कौन सा, बाजार व्यवस्था। देखो बाजार व्यवस्था का मतलब ये है कि आपके कोई भी उद्यान जहां लगा रहे हो उसके नजदीक क्या होना चाहिए, बाजार अवेलेबल होना चाहिए। इससे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये होगा कि जब भी आपने क्या हुए यानी फल तोड़े, फल तोड़ने के बाद में तुरंत शायद आप क्या पहुंचा सको, उनको बाजार पहुंचा सको और उनसे अच्छा अपने को क्या हो जाए, आमदनी प्राप्त हो जाए। दूसरी तरफ अपने यदि दूर अपना बाजार होगा तो अपने को ले जाने में क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। उतने में क्या हो जाता है, अपना जो भी कोई भी उसका भाव होता है या खर्चा होता है वो ज्यादा, भाव तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या होता है, यानी अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, स्थल का चुनाव करते समय वहां की बाजार व्यवस्था भी आपको ध्यान में रखनी है और उस बाजार व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, फल का चुनाव करना है। देखो फल का चुनाव
चुनाव सिंपल सी बात है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ का ये दे दूं कि अपने जयपुर जो आपकी मंडी है, उस जयपुर मंडी में आपको क्या है, मैंगो की सबसे ज्यादा यानी क्या होती है, वहां पर खपत होती है। और अपने बोया क्या, यानी अनार बो लिया। एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है ये चीज, अनार अपने बो लिया तो अपने अनार की क्या होगी, मांग कम होगी। मांग कम होगी, सिंपल सी बात है, अपना भाव क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बाजार के अकॉर्डिंग यानी सबसे ज्यादा मांग किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फलों का चुनाव करना है। ठीक है, तो आपको बाजार व्यवस्था आपको देख लिया अपने। उसके बाद आता है श्रमिकों की व्यवस्था, यानी इसका सातवां पॉइंट कौन सा आता है, श्रमिकों की व्यवस्था। देखो श्रमिकों की व्यवस्था का से मतलब सिंपल सी बात है, आपके जो भी उद्यान है उसमें वर्ष भर क्या होता है, यानी कोई ना कोई कार्य चलता रहता है, जिसके कारण अपने को वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अपने को ये वहां से यानी रेगुलरली श्रमिक अपने को सस्ते में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था अपने को करनी चाहिए। ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद में आ जाता है, यानी अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फलों का चुनाव। ये पॉइंट तो अपन ने देख लिया, किसमें, स्थल के चुनाव में जलवायु, मृदा, धरातल, सिंचाई व्यवस्था, आवागमन की सुविधा, बाजार की व्यवस्था और श्रमिकों की व्यवस्था। ठीक है, ये चीज अपने किसमें देखी, स्थल का चुनाव करते समय अपने को ध्यान रखना होता है। अब देखो नेक्स्ट अपने आता है फलों का चुनाव। फलों का चुनाव करते समय अपने को क्या करना है, मैंने आपको सिंपल सी चीजें बता दी। फलों का चुनाव करते समय पहली चीज तो आपको वहां की क्या करना है, जलवायु को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको वहां की मृदा भी ध्यान रखनी है, क्योंकि मृदा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फल का चुनाव करना है। और बाजार व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, फल का चुनाव करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना, यानी ये चीज अपन ने देखी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट अपना कौन सा है इसमें, उद्यान विन्यास। कौन सा पॉइंट आ जाता है अपना, उद्यान विन्यास, जिसको अपन ने क्या कहा, लेआउट। देखो लेआउट करते समय अपने को क्या करना होता है, सिंपल से अभी एक मैंने फोटो ऐसे डायग्राम में बता दिया था। ये आपका क्या था, जगह है, यानी आपको स्थल का चुनाव आपने ये किया है। इस स्थल पर आपको क्या करना है, यानी मैंगो का यानी आम का आपको क्या करना है, बगीचा लगाना है। अब देखो आम का बगीचा लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, यानी जो भी आपकी जगह है उस जगह यानी उस स्थल पर आपको क्या करना है, मिड में एक मुख्य रास्ता देना है। क्या करना है, आपका एक मुख्य रास्ता देना है, मुख्य सड़क जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी मुख्य सड़क आपको क्या करना है, वहां पर मुख्य सड़क बनानी है। इस बात करें, यानी मुख्य सड़क के बाद में देखो अपने को क्या करना होता है, प्रत्येक फल वृक्ष तक पहुंचने के लिए पगडंडी की आवश्यकता होती है। तो आप छोटे छोटे रास्ते इसमें दे सकते हो, यह आपने कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यानी जैसे आपको यहाँ पर मैंने यहीं पर बता दिया, आपको क्या करना है, एक भवन का निर्माण करना है जिसमें आपको ऑफिस बनाना है। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा तो कोई है नहीं कि अपन वहां पर कोई भवन का निर्माण ही नहीं करे। तो ऐसे यानी अपने को ऑफिस खोल के तो बैठना पड़ेगा, और कार्यालय तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, ताकि कोई भी पूछताछ हो, यानी कोई आपकी पूछताछ के लिए है कि आपका कौन सा यानी वैरायटी है, कौन सा आपने फल वृक्ष लगाया है, कब तक आपकी यानी आपको फलन प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो चीजें करने के लिए अपने को क्या करना होता है, वहां भवन बनाना होता है। दूसरी चीज भवन में क्या होता है, यानी वहां उसको उद्यान की देखभाल के लिए एक इंसान अपने को क्या करना होता है, एक जने को छोड़ना भी होता है, एक इंसान को छोड़ना भी होता है वहां पर। यानी आपका कोई बीमारी है वो आपको वहां आप उसको वहां छोड़ सकते हो। तो ये क्या करेगा, यानी अपने भवन का निर्माण किया। तो आपने क्या देखा, देखो यानी उद्यान विन्यास करते समय आपने क्या किया, मुख्य सड़क बनाई, उसके बाद में आपने भवन बनाया। अब बात करते हैं अपने को क्या करना होता है, यानी अपने को सिंचाई का जो स्रोत है, वो सिंचाई का स्रोत भी अपने को ध्यान रखना होता है। क्या करना होता है, सिंचाई का स्रोत भी ध्यान रखना होता है। कहीं भी आप क्या कर सकते हो, सिंचाई का स्रोत बना सकते हो। ठीक है, सिंचाई के स्रोत करने के बाद में यानी सिंचाई पद्धति अपनाने के बाद में अपने को क्या करना होता है, जल निकास पद्धति भी अपनानी होती है। क्या करना होता है, जल निकास पद्धति भी अपने को अपनानी होती है। जल निकास का मतलब जो भी खेत में अतिरिक्त जल भर गया, उस अतिरिक्त जल को आप खेत से बाहर निकालोगे, उसको अपन क्या कहते हैं, जल निकास। तो इस जल निकास के लिए आप क्या करोगे, नालियां बनाओगे। ठीक है, ये आपके क्या आ गया, इसमें जल निकास की व्यवस्था आ गई। फिर आता है फलों का स्थान, यानी आपको क्या करना है, जो भी आपके फल वृक्ष हैं उन फल
वृक्षों का स्थान निर्धारित करना है। फल वृक्षों का स्थान आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्या करो, यहाँ पौधे लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उद्यान को अपने को एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाना होता है। तो फल वृक्षों का स्थान निर्धारित करने के लिए अपने को क्या करना होता है, रेखांकन की विधियां अपनानी होती हैं। क्या अपनाना होता है, रेखांकन की विधियां अपनानी होती है, यानी उन विधियों के अकॉर्डिंग, रेखांकन की विधियां, उन विधियों के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है, पौधे लगाने होते हैं। बात आती है यहाँ पर रेखांकन की विधियां, यही पॉइंट अपने को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और अपने को पढ़ना है। देखो यानी रेखांकन की विधियां, अपने को क्या देखना है, रेखांकन की विधियां। देखो रेखांकन की विधियों के अंतर्गत यानी सबसे जो पहली विधि अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गाकार। कौन सी विधि पढ़ेंगे, वर्गाकार विधि सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो वर्गाकार जो विधि है, इस वर्गाकार विधि के लिए अपन सिंपल बात क्या कहते हैं कि इस विधि में P इंटू P बराबर R इंटू R होता है। यानी एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि चार पौधे मिलकर क्या, यानी दो पंक्तियों के आपके चार पौधे मिलेंगे और वो चार पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीज आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, P इंटू P बराबर R इंटू R। P इंटू P का मतलब होता है पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। और दूसरी चीज अपने क्या देखा, यानी R इंटू R, यानी रो इंटू रो, इसको कहते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी। क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। यानी इस विधि में प्लांट टू प्लांट बराबर रो इंटू रो होता है, और चार पौधे मिलकर यानी दो पंक्तियों के चार पौधे मिलेंगे तब जाके किसका निर्माण होगा, एक वर्ग का निर्माण होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा यह विधि सबसे सरल सर्वोत्तम, यह विधि क्या है, सबसे सरल है, सर्वोत्तम है और सबसे अधिक अपनाई जाने वाली है, सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी, वर्गाकार विधि। कौन सी विधि आ गई, वर्गाकार विधि आ गई। ठीक है। चल एक चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पर P इंटू P बराबर R इंटू R होता है, और यानी सिंपल सी बात है, पौधे से पौधे की दूरी बराबर पंक्ति से पंक्ति की दूरी। दो पंक्तियों के चार पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये बराबर है। ठीक है। चलो यहाँ पर आपने क्या देखा, यह सरल सर्वोत्तम और सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि है। यहाँ पर एक चीज और पूछ सकता है, इस विधि का लाभ क्या है, तो देखो इसमें जो कृषण क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, जो कृषण क्रियाएं होती हैं वो करने पे अपने को क्या होता है, सरलता होती है। यानी कृषण क्रियाएं करने का मतलब इस पेड़ को अपने को क्या करना है, यानी हल्का करना, सघन हो गया तो इसको हल्का करने के लिए अपने को क्या करना है, इसकी डालियां काटनी है। कोई आसानी बिल्कुल क्या होगी, कठिनता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये पौधा क्या है, यानी खूब सारी जगह आपने को मिल जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी दूसरी सब्जी यानी छोटी जो सब्जियां होती है वो सब्जियां भी अपने को अपन यहाँ पर उगा सकते हैं। जो भी आपकी खाली जगह पड़ी है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं। ये क्या होती है, कृषण क्रियाएं। तो पहली विधि आपने देख ली। इसके बाद में दूसरी विधि अपने पास में कौन सी आ जाती है, दूसरी विधि अपने पास में आ जाती है आयताकार विधि। कौन सी आ जाती है, आयताकार विधि। देखो आयताकार जो विधि है, इस आयताकार विधि में क्या होता है, सिंपल ही बात है। आप ये कहोगे कि जो आपकी यानी P इंटू P है वो यानी क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। और थोड़ी सी चेंज होने का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पर देखो यानी ज्यादा क्या होगी, R इंटू R होगी। क्या होगी, R इंटू R ज्यादा होगी। किसकी अपेक्षा, P इंटू P की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा होगी, P
P इंटू P की अपेक्षा ज्यादा होगी। ठीक है, दो पंक्ति से पंक्ति की दूरी किससे ज्यादा हो रही है? आप P इंटू P से ज्यादा हो रही है। देखो ये पंक्तियां हैं, यानी ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो यहाँ से ये पंक्ति की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब दूरी कम कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? ये दूरी कम होगी। और ये दूरी कम होती क्या हो गया? ये तो आपके यानी P इंटू P और ये आपके रो इंटू रो, तो ज्यादा क्या हो गई? रो इंटू रो। और चार पौधे, दो पंक्तियों की चार पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक आयत का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बात आती है सिंपल है, वही है जो आप वर्गाकार के लिए आपने कहा कि वही सबसे सरल, यानी क्या है? सिंपल विधि है। आयत वर्गाकार के समान होती है, कर्षण क्रिया करने में सरलता रहती है। उसके बाद तीसरी विधि देखिए, यानी आपके आते हैं तीसरी विधि के ऊपर। तीसरी विधि अपन देखते हैं त्रिभुजाकार। कौन से देखेंगे? त्रिभुजाकार विधि देखेंगे। देखो त्रिभुजाकार जो विधि होती है, इस त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है? यानी जो पंक्ति का पहला पौधा है, पहली जो पंक्ति है, उस पहली पंक्ति का जो पहला पौधा है वो P इंटू P की आधी दूरी छोड़कर लगाते हैं। क्या करते हैं? P इंटू P की आधी दूरी छोड़कर लगाते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। जैसे ये आपकी पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति और ये आपके चौथी पंक्ति। तीसरा समझ में आ गया? मैंने आपको यहाँ पर ये कहा है कि जो पहली पंक्ति का पहला पौधा, पहले पंक्ति का जो पहला पौधा होता है वो P इंटू P की आधी दूरी छोड़कर लगाते हैं। अब मैंने आपको ये कहा कि लगाना किसका बगीचा है? मैंगो का लगाना है। मैंगो में P इंटू P कितनी होती है? 10 इंटू 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 इंटू 10 मीटर होती है। 10 इंटू 10 की आधी क्या होती है? 5 मीटर। क्या होती है? 5 मीटर। तो पहला जो पौधा है, इस पहला पौधा आपको कहाँ लगाना है? आधी दूरी छोड़कर लगाना है। आधी दूरी छोड़िए और यहाँ पर आपका पौधा आ जाता है पहला। कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आपका पहला पौधा आ जाता है। अब आपके यहाँ पर जो भी पहली पंक्ति का वापस अपना पौधा आता है, दूसरी पंक्ति का वो अपनी जगह आ जाता है। इस प्रकार क्या होता है? यानी त्रिभुज बनते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? त्रिभुज बनते जाते हैं। और दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में? यानी देखो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक पौधा, दो पौधा और तीसरा पौधा। दो पंक्तियों के अपने को कितने पौधे मिले? 3 पौधे मिले। यानी एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, एक पौधा, दो पौधा और 3 पौधे। 3 पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। फिर देखो यह जो विधि होती है, ये अपने क्या होते हैं? जो तिरछे खेत होते हैं। क्या होते हैं? जो तिरछे खेत होते हैं, टेढ़े मेढ़े खेत होते हैं, उन टेढ़े मेढ़े खेतों के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। क्या होता है? टेढ़े मेढ़े खेतों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी विधि? त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, चलो इसके बाद में नेक्स्ट विधि देखते हैं, षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि देखनी है अपने को? षटभुजाकार विधि अपने को देखनी है। नंबर 4 पे अपन ने देखा षटभुजाकार। देखो यहाँ पर लगभग आपके त्रिभुजाकार विधि के समान है, लेकिन डिफरेंस ये आएगा। यहाँ पर अपने कहा कि दो पंक्तियों के 3 पौधे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कहेंगे कि 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक समत्रिबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे आपकी यह पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी। ठीक है, यहाँ पर ये आगे। अब देखो पौधे अपने को लगाने थे कैसे? यानी मैंने आपको कहा त्रिभुजाकार विधि के समान लगाने हैं। किस विधि के समान लगाने हैं? त्रिभुजाकार विधि के समान लगाने हैं। तो यहाँ पर पौधा लगेगा। ठीक है, ये पौधे आगे ऐसे। अब आ जाते हैं यहाँ पर पौधा वापस कहाँ आएगा? यहाँ पर। पौधा कहाँ आएगा? यहाँ पर। नेक्स्ट पौधा यहाँ। ठीक है, ये लो। ऐसे अपने क्या किया? ये पौधे लगाए। किसके आधार पर? यानी आपने कहा किस आधार पर? कौन सी विधि के? त्रिभुजाकार विधि के अनुसार अपने क्या किए? पौधे लगाए। ठीक है, ये तो अपने त्रिभुजाकार विधि के आधार पर लगाए।
अपने को करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। किसका निर्माण करवाना है, एक समत्रिबाहु त्रिभुज का निर्माण करवाना है। किसका निर्माण करवाना है, एक समत्रिबाहु त्रिभुज का निर्माण करवाना है। ये लो 1 2 3 4 5 और 6 और ये सातवां पौधा इस समत्रिबाहु त्रिभुज के बीच में है। जो किस प्रकार का प्लांट होता है, स्थायी प्लांट होता है। यानी आपको यदि पूछा जाए क्यों, क्योंकि आगे चल के एक आगे शब्द आएगा अस्थायी पौधा, वहां थोड़े से दिमाग पे जोर डालना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्थायी पौधा होता है वो किस विधि में होता है, सातवां पौधा षटभुजाकार विधि में होता है। इसी विधि में क्या होता है, जो उद्यान होता है वो बहुत ज्यादा सघन हो जाता है। क्या होता है, उद्यान बहुत ज्यादा जो सघन होता है वो सघन हो जाता है, जिसके कारण कर्षण क्रियाएं करने में अपने को सरलता नहीं रहती है, यानी कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरी चीज यानी जो कि आपकी ये शहर की जो महंगी भूमियां होती हैं, ठीक है, शहर की जो महंगी भूमियां होती हैं उन महंगी भूमियों के लिए क्या होती है, कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, अपने षटभुजाकार विधि अपने को रहती है, उपयुक्त रहती है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो लगभग आपके यहीं से पूछा जाता है। और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका बनता बहुत इंपोर्टेंट है। देखो दो विधियों की तुलना अपन वर्गाकार से करेंगे, एक विधि आपके षटभुजाकार और एक विधि आपके पंचभुजाकार, जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपके षटभुजाकार विधि है उस षटभुजाकार विधि में आपको क्या बताना है कि इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, 15% पौधे अधिक लगते हैं। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट अपना आ जाता है नंबर 5वीं विधि, कौन सी, पंचभुजाकार विधि। कौन सी विधि आ जाती है अपनी, पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि जिसको अपन पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन तीसरे नाम है इसका क्विंकांश। क्या नाम आ जाता है तीसरा, क्विंकांश विधि के नाम से भी जानते हैं। पंचभुजाकार, पूरक या क्विंकांश नाम तीनों एक ही है। अब यहाँ पर आपको देखो एक चीज आपको यहाँ बतानी है कि यह विधि वर्गाकार विधि के समान होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या होता है, जो पांचवा पौधा होता है वो वर्ग के बीच में होता है। कहाँ होता है, पांचवा पौधा एक वर्ग के बीच में होता है, जो किस प्रकार का होता है, अस्थायी प्लांट होता है। क्या होता है, अस्थायी प्लांट होता है, जिसको अपन पूरक पौधा भी कहते हैं। अस्थायी प्लांट या जिसको अपन ने क्या कहा, पूरक पौधा भी कहा। यानी कौन सी विधि, पंचभुजाकार विधि। आप लगभग समान किसके बता रहे हो, वर्गाकार के समान बता रहे हो, लेकिन डिफरेंस क्या था कि इसमें जो पांचवा पौधा होता है वो क्या होता है, अस्थायी पौधा होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, पूरक पौधा। और पूरक पौधे के रूप में, पूरक पौधे के रूप में अपन किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, पपीता का प्रयोग कर सकते हैं, केले का प्रयोग कर सकते हैं। पपीता, केला, अनानास, पपीता, केला, अनानास का प्रयोग अपन कर सकते हैं। किसके रूप में, पूरक पौधों के रूप में। किसके रूप में, पूरक पौधों के रूप में। फिर बात आती है यहाँ, तो मैंने आपको कहा था तुलना वर्गाकार से करोगे। वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे अधिक लगते हैं। या तो आप शब्द बोलोगे दुगने, या फिर आप कहोगे 80 से 85% पौधे अधिक लगते हैं। कौन सी विधि में, आपके पंचभुजाकार विधि में। ठीक है, आ गया समझ में। कोई भी दिक्कत हो तो वापस आप मेरे को एक बार कमेंट्स से देखिए, या व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हो, कॉल के जरिए आप पूछ सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखो बताना क्या है, यानी यहाँ पर आपको बताना है क्या,
85% पौधे अधिक लगते हैं। ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं यानी नेक्स्ट विधि की, और नेक्स्ट विधि आ जाती है आपकी कंटूर विधि। कौन सी विधि आती है? कंटूर विधि, जिसको अपन समोच्च विधि भी कहते हैं। नंबर 6 पे कंटूर या समोच्च विधि, कंटूर या समोच्च विधि, यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। कहाँ के लिए उपयुक्त होती है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना, इसमें क्या करते हैं अपन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ढाल के विपरीत, जैसे ढाल ये है, ठीक है, तो उस ढाल के विपरीत अपने को क्या करने होते हैं? पौधे लगाने होते हैं। किसके विपरीत लगाओगे? ढाल के विपरीत अपने को पौधे लगाने होते हैं। और ये विधि ढाल, जहां पर ढाल के विपरीत पौधे लगाते हो वह विधि कौन सी है? कंटूर विधि है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपको बताना है कंटूर विधि है। ढाल के विपरीत पौधे किस विधि में लगते हैं? तो कंटूर विधि में लगते हैं। ये तो बात आ जाती है अपने रेखांकन की विधियां। अब अपने को प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या निकालना होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या आपको निकालना होता है, तो उसके लिए सूत्र आपको क्या देखना होता है? प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, देखो पौधों की संख्या आपको निकालना है। पौधों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला ये है कि क्षेत्रफल बटा R इंटू पी, क्षेत्रफल बटा R इंटू पी, और दोनों ही चीजें जो होती है वो किसमें होती है? वर्ग मीटर में होती है। किसमें होती है? वर्ग मीटर में होती है। अब बात आती है, मैं कहूं कि आपको किसका बगीचा लगाना है? आम का बगीचा लगाना है 1 हेक्टेयर में, तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर बटा, तो आम के लिए P इंटू पी की दूरी कितनी होती है? 10 इंटू 10 होती है। कितनी होती है? 10 इंटू 10 होती है, यानी R इंटू पी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति हेक्टेयर अपने को कितने पौधे प्राप्त हुए? 100 पौधे प्राप्त हुए। कौन सी विधि के द्वारा? वर्गाकार विधि के द्वारा। अब मैं बात करते हैं, मैं कहूँ आपको कि इसी यानी आपको वही 1 हेक्टेयर में आम के पौधे लगाने हैं। षटभुजाकार द्वारा आपको पौधों की गणना करनी है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पर षटभुजाकार विधि, यानी षटभुजाकार में आपने कहा था कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। देखो वर्गाकार विधि में कितने पौधे आए? 100 पौधे आए, उसका 15% अपने को बढ़ा के चलना था। कितने पौधे हो गए? 115 पौधे हो गए। फिर बात करूं मैं वर्गाकार यानी पंचभुजाकार की, कि पंचभुजाकार विधि में पौधों की संख्या गणना कीजिए। वही आम का करना था, वही 1 हेक्टेयर था। कितने पौधे आ रहे हैं? 100 पौधे आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर कितने बताए? 80 से 85% पौधे अधिक बताए। 100 पौधों का 80 से 85% वही 80 से 85 पौधे अधिक, यानी 185 पौधे प्रति हेक्टेयर हो गए। ठीक है, आगे समझ में इतना? चलो इसके बाद में देखते हैं, अपने ने क्या कर लिया? रेखांकन की विधियां भी देख ली। अब अपने को क्या करने हैं? गड्ढे तैयार करने हैं। क्या करने हैं? गड्ढे तैयार करने हैं। तो देखो गड्ढों की जो आपको गड्ढे तैयार करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो 2 चीजें ये हैं कि एक तो क्या होता है? पौधे से पौधे की दूरी, और दूसरी आपके गड्ढे की गहराई। तो मैं यहाँ पर यानी P इंटू की पहली कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरी कंडीशन आपको गड्ढे की या गड्ढे का आकार, गहराई शब्द में बोल के अपन सिंपल सा क्या कहते हैं? गड्ढे का आकार। ठीक है, चल यहाँ पर देखो एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ पर बड़े फल वृक्ष, बड़े फल वृक्ष। अब बड़े फल वृक्ष का मतलब जैसे आम आ गया, क्योंकि आम क्या है? बड़ा फल वृक्ष। आम के साथ में क्या दे दिया? कटहल। क्या दे दिया? कटहल। ये 2 प्लांट अपने दिए।
अब इनमें क्या करना होता है अपने को P इंटू P ध्यान रखना होता है, तो इनके लिए आपको P इंटू P ध्यान रखना है कितना 10 इंटू 10 मीटर, कितना ध्यान रखना है 10 इंटू 10 मीटर। इन प्लांट्स के लिए जो गड्ढे का आकार होगा वो गड्ढे का आकार कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, कितना रखना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। फिर बात करूं मैं यहाँ पर मध्यम फल वृक्ष, मध्यम फल वृक्ष एक दो अपवाद स्वरूप है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखो मध्यम फल वृक्ष, मध्यम फल वृक्ष के अंतर्गत सबसे पहली जो कंडीशन आपको याद रखनी है नींबू वर्गीय फल। क्या याद रखना है, नींबू वर्गीय फल जो होते हैं वो मध्यम फल वृक्ष होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, अनार दे सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जांपल आपके जैसे क्या आ गया अनार, नींबू वर्गीय फल आगे, अनार आगे। फिर आ जाता है यहाँ पर बेर, क्या आ जाता है बेर। फिर यहाँ पर आपके कौन सा आ जाता है, यानी नेक्स्ट अपन बील पत्र यहाँ पर दे दें, कौन सा दे देते हैं बील। तो यहाँ पर नींबू वर्गीय फल आ गया, अनार आ गया, बील बेर आ गया, बील आ गया। इन प्लांट्स के लिए आपको याद रखना होता है P इंटू P कितना होता है 6 इंटू 6 मीटर। और ऐसे प्लांट्स के लिए जो गड्ढे का आकार होगा वो होगा 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बताया छोटे फल वृक्ष। क्या देखे अपन ने, छोटे फल वृक्ष अपन ने देखे। देखो छोटे फल वृक्षों के रूप में अपन ले सकते एग्जांपल पपीता। क्या एग्जांपल लिया अपन ने, पपीता। दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया केला। तीसरा एग्जांपल अपन ने ले लिया अंगूर। क्या ले लिया, अंगूर। चौथा एग्जांपल ले लिया अपन ने अनानास। चौथा एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया, अनानास। ये अपन ने एग्जांपल लिए। इन प्लांट्स के लिए जो P इंटू P है वो कितनी होगी 3 इंटू 3 मीटर होगी। कितनी होगी 3 इंटू 3 मीटर होगी। और जो गड्ढे का आकार होगा वो कितना होगा 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। कितना होगा 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर क्या होगा गड्ढे का अपना आकार होगा। ये तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया आपको मैंने सारा दे दिया है। मैंने आपको दो अपवाद स्वरूप बताया था कि दो अपवाद स्वरूप एग्जांपल और बताऊंगा मैं, और वो आपके एक तो आता है अमरूद और दूसरा आता है आंवला। एक तो क्या आता है अमरूद और दूसरा आपका क्या आता है आंवला। देखो अमरूद के लिए जो आप P इंटू P ध्यान रखोगे वो ध्यान रखोगे 8 इंटू 8 मीटर। क्या ध्यान रखोगे 8 इंटू 8 मीटर। और यहाँ पर आप गड्ढे का जो आकार याद रखोगे वो याद रखोगे 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। और जो आंवला आता है उस आंवले के लिए P इंटू P की दूरी रखी जाएगी 9 इंटू 9 मीटर। और जो गड्ढे का आकार होगा वो रखा जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत हो वापस आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अपने को क्या करने होते हैं, गड्ढे तैयार करने होते हैं। क्या करने होते हैं, गड्ढे तैयार करने होते हैं। देखो गड्ढे तैयार करने के लिए अपने को क्या करना होता है, अपने को गड्ढे तैयार करने हैं। मैंने आपको दो चीजें बता दी। गड्ढे तैयार करना मैंने आपको कितनी चीजें बता दी, दो चीजें बता दी। एक आपके P इंटू P, दूसरा आपके गड्ढे का आकार। इनके आकार और P इंटू P के आधार पर अपने को क्या करना होता है, गड्ढे तैयार करने होते हैं। देखो गड्ढे दो समय तैयार करते हैं अपन, क्यों, क्योंकि पौधारोपण अपन क्या करते हैं मोस्टली 2 टाइम करते हैं। और जब भी आप पौधारोपण करोगे उसके लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आप क्या करोगे, गड्ढे तैयार करोगे। तो जो पौधारोपण का समय होता है, ठीक है, यानी मैंने आपको क्या कहा, जो पौधारोपण होता है वो पौधारोपण अपन क्या करते हैं 2 टाइम पर करते हैं। एक वर्षा ऋतु, कब करते हैं, एक वर्षा ऋतु और दूसरी आपकी बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु, इनमें अपन क्या करते हैं पौधारोपण करते हैं। थोड़ा सा समझना इस चीज को एक बार।
वर्षा ऋतु का मतलब जुलाई अगस्त, वर्षा ऋतु का मतलब क्या होता है, जुलाई अगस्त होता है। और आपके बसंत ऋतु का मतलब क्या होता है, फरवरी मार्च होता है। क्या होता है, फरवरी मार्च होता है। यानी इस समय अपने को पौधारोपण करना होता है। अब यहाँ पर गड्ढे कब तैयार करोगे, मैंने क्या कहा, जब भी आपका पौधारोपण करना होता है उसके लगभग 1 से 1.5 महीने पहले अपन क्या करते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं। तो अपन वर्षा ऋतु में क्या कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, मई जून में गड्ढे तैयार करोगे। कब तैयार करोगे, मई जून में। यानी जिन पौधों का रोपण वर्षा ऋतु में करना होता है उनमें गड्ढे तैयार करने का जो समय होता है वो कब होता है, मई जून होता है। और जो बसंत ऋतु में आप पौधारोपण करोगे उनमें आपके जो दिसंबर और जनवरी होता है, यानी सिंपल यहाँ आपको मैंने जनवरी बता दिया। जो जनवरी का समय होता है वो जनवरी का समय क्या होता है, इनमें गड्ढे तैयार करने का समय होता है। बसंत ऋतु जनवरी में गड्ढे तैयार करोगे, वर्षा ऋतु वाले पौधों का मई जून में गड्ढे तैयार करोगे। गड्ढे को खोदकर अपन क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, यानी गड्ढे की जो मिट्टी होती है वो बाहर निकाल देते हैं और उस मिट्टी को अपन वहीं पर क्या करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, लगभग 15 से 20 दिन खुला छोड़ने के बाद में अपने को क्या करना होता है, जो भी आपकी मृदा होती है और एफआईएम होती है, मृदा और एफआईएम का जो अनुपात होता है वो अपन क्या करें, 1:1 रखते हुए उस गड्ढे को क्या करता है, पुनः भर देते हैं। यानी उस मृदा में आप क्या करोगे, एफआईएम मिलाओगे और एफआईएम मिलाते हुए आप क्या करोगे, गड्ढे को पुनः भरोगे। तो यहाँ पर ये अनुपात भी पूछा जा सकता है कि एफआईएम और मृदा का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो गड्ढे को भरते समय अपने को क्या करना होता है, मैंने यहाँ क्या कहा, एफआईएम डालनी होती है। वो एफआईएम आपको कितनी डालनी होती है, तो देखिए जो बड़ा गड्ढा होगा, जो बड़े गड्ढे हैं यानी जो बड़े फल वृक्षों वाले गड्ढे हैं उनमें आप 30 केजी एफआईएम डालोगे। कितना केजी, 30 केजी एफआईएम डालोगे। फिर बात करें जो मध्यम गड्ढे होते हैं उन मध्यम गड्ढों में आप क्या करोगे, 20 केजी एफआईएम डालते हैं। और जो छोटे गड्ढे होते हैं उन छोटे गड्ढों में आप क्या डालते हो, 10 केजी एफआईएम डालते हो। यानी 10 केजी एफआईएम डाल रहे हो तो 10 केजी आपको क्या करना होता है, मृदा डालना होता है। 20 केजी एफआईएम डाल रहे हो तो 20 केजी मृदा डालनी होती है। 30 केजी एफआईएम डाल रहे हो तो 30 केजी मृदा डालनी होती है और उसको उसमें क्या करते हैं, मिला के उसको गड्ढे को पुनः भर देते हैं। भरते समय आपको क्या करना होता है, जो भी आपके भूमिगत कीट है उन भूमिगत कीटों से पौधे को बचाने के लिए उसमें क्या क्या डाल देते हैं अपन, मिथाइल पैराथियान डाल देते हैं। और जो प्रति गड्ढा होता है, कोई सा भी ले लो तीनों में से, प्रति गड्ढे में 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान डाल देते हैं। क्या डालते हैं, मिथाइल पैराथियान। ये चीज आपने देखी, यानी भूमिगत कीटों को मारने के लिए, भूमिगत कीटों का प्रकोप नहीं हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रति गड्ढे में 50 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलो यहाँ तक इस पॉइंट में अपन यानी फलोद्यान की स्थापना में अपन यहाँ तक देखेंगे। नेक्स्ट जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।